Hello everyone, Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study Class 10 Science, Chapter 6 Life Processes Part 4 Transportation. We have seen in previous sections that blood transport food, oxygen and waste materials in our bodies. Blood ये सब materials हमारी body में transport करता है. क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरह से लिक्विड है जो पूरी बॉडी में फ्लो करता है और सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. तो ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम है उसको बोलते हैं प्लाज्मा और इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं इसके अंदर, एक तरह से इसमें स्विम कर रहे होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर. प्लाज्मा का फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं प्लाज्मा के अंदर और फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. ऐसे ही जो ऑक्सीजन है ये रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं. रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. सॉल्ट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू और इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आगे की तरफ पुश करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हार्ट. और ये हार्ट जो है ब्लड वेसल्स से जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है और ये ट्यूब ऑफ जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं ब्लड वेसल्स ये हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो करती हैं, हमारी बॉडी के हर सेल हर टिश्यू तक ये जाती है जिससे कि बॉडी में कुछ भी डैमेज हो तो उसे रिपेयर किया जा सके और ब्लड के थ्रू वो मटेरियल्स ट्रांसफ़र किए जा सके. ये हार्ट का डायग्राम है. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है. इट इज़ एज बिग एज अ फिस्ट. फिस्ट मुट्ठी को कहते हैं. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं तो हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं. इसके लिए क्यों अलग अलग चैम्बर्स होते हैं? जिससे कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं हो. जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो प्योर होगा और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वो इम्प्योर ब्लड होगा. तो ये दोनों ब्लड एक दूसरे में मिक्स नहीं हो इसमें, इसलिए हार्ट में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं. 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs. पहले हम इसकी फंक्शनिंग देखते हैं हार्ट में. ये हार्ट का राइट एट्रियम है, इसके राइट ऑरिकल भी कहते हैं और ये है राइट एट्रियम. ये वाला जो पार्ट है इसको 4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं इस तरह से तो जो ये वाला पार्ट है ये राइट एट्रियम है और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल. इस साइड का ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं लेफ़्ट एट्रियम और ये नीचे का जो इतना पार्ट है इसे बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल. तो ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए. अब ये जो बॉडी में से इम्प्योर ब्लड है, ये जो वेना केवा फ्रॉम द अपर बॉडी, ये बॉडी के ऊपर पार्ट्स का जो ब्लड होता है जैसे ब्रेन का और ऊपर के पार्ट्स का जो ब्लड हो गया, जो इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ से अपर वेना केवा इसको लेकर आती है और ये लोअर वेना केवा होती है जो बॉडी के नीचे पार्ट्स लेग से ब्लड लेके आती है. ये दोनों ब्लड लाके राइट एट्रियम में डालती है यहाँ पे. अब ये राइट एट्रियम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता है. जब इसको ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आगे की तरफ जाता है राइट वेंट्रिकल में. इन दोनों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में इम्प्योर ब्लड है जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है. अब ये ब्लड यहाँ से लंग्स में जाता है. किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी. लेफ़्ट लंग और राइट लंग पल्मोनरी आर्टरीज हैं तो एक आर्टरी लेफ़्ट लंग और एक आर्टरी राइट लंग में जाती है. तो वहाँ पे जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज़ हो जाती है ब्लड में से और जो ऑक्सीजन है लंग्स में से वो ब्लड ले लेता है. अभी ब्लड प्योर हो गया. अभी ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में एंटर करेगा. कौन से चैम्बर में एंटर करेगा? लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करेगा. ये इट विल एंटर इन लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम से ये आगे जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में. लेफ़्ट वेंट्रिकल इसको पुश करेगा, ये यहाँ से पुश होता हुआ एओर्टा में जाएगा. एओर्टा हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है ब्लड की, बॉडी की, जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है. अब ये एओर्टा यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाएगी, ट्रांसफ़र करेगी. So this oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. यहाँ से पूरी बॉडी में पंप होता है. जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये लंग्स से ये हार्ट के लेफ़्ट साइड में आता है. अभी मैंने बताया जैसे लेफ़्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स होता है और इसके
रिलैक्स होने के बाद इसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, आगे की तरफ ब्लड को पुश करता है, नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफ़र होता जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आगे एओर्टा में जाता है। तो इस तरह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है और इस तरह से ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। जब ये एक्सपैंड होता है, ये थोड़ा फैल जाता है तो इसमें ब्लड भर जाता है। फिर राइट एट्रियम से ये नीचे वाले चैम्बर में राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस तरह से जो ब्लड है ये ट्रांसफ़र होता है वेंट्रिकल के अंदर। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इट इनटू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो ये राइट वेंट्रिकल यहाँ से लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, फिर उसके बाद में वापस से ये, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो होते हैं दे हैव टू पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, इनको आगे ऑर्गन्स में ब्लड पुश करना होता है, इसलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। ये वाली जो वॉल्स हैं ये थिक मस्कुलर वॉल्स हैं, क्योंकि यहाँ से आगे लंग्स में जाना है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से पूरी बॉडी में आगे पुश करना है, तो इनकी मसल्स बहुत थिक होती है वेंट्रिकल्स की एज़ कम्पेयर टू एट्रियम्स। वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। ये जो यहाँ पे वॉल्स लगे हैं, ये यहाँ पे वॉल्व होते हैं, ये वाला एक वॉल्व है, ये वॉल्व है। ये वॉल्व इसलिए होते हैं जिससे ब्लड वापस पीछे की तरफ नहीं जाए। जैसे यहाँ पे ब्लड फिल हो गया इसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वॉल्व बंद हो जाएगा और जब ये वॉल्व बंद हो जाएगा तो ये ब्लड पीछे नहीं जा सकता। अब ये ब्लड आगे की तरफ पुश होगा तो ये आगे एओर्टा में ही जाएगा, इसलिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ब्लड पीछे की तरफ नहीं जाए। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अभी जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है ये कहाँ पे एंटर करती है? ये लंग्स के अंदर एंटर करती है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड, हार्ट का राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों मिक्स ना हो सके। जो ब्लू कलर से डायग्राम में दिखाया हुआ है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम है, और जो रेड कलर से दिखाया हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सेपरेशन होती है ये बहुत मतलब एक आगे सप्लाई के लिए बहुत अच्छी रहती है। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो बॉडी को ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंच पाती है आगे। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। जिन एनिमल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी नीड्स होती है, जैसे बर्ड्स में, मैमल्स में, और उन्हें कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो in animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता, तो उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की यूज़ नहीं होती। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और द रेप्टाइल्स, उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उनके अंदर एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो वहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है एम्फीबियंस में। जो फिशेस होती हैं दे हैव ओनली 2 चैम्बर्स, उनके हार्ट में सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। द ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स। ब्लड यहाँ से गिल्स, हार्ट से कहाँ से जाता है? गिल्स में जाता है, गिल्स में ऑक्सीजन लेता है और वहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो दस ब्लड ओनली गोज़ वंस थ्रू द हार्ट। फिश के अंदर ब्लड एक बार ही हार्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है एक साइकिल में। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग्स के अंदर या दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट है उसमें से 2 बार ब्लड, 2 साइकिल चलती है यहाँ पे। इट गोज़ थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। पहले इस पार्ट में आया, राइट पार्ट में ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लंग्स में गया, फिर लंग्स से लेके फिर वापस हार्ट में एंटर करा, तो यहाँ पे 2 साइकिल हो रही है हार्ट की। फिर हार्ट में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर ये एओर्टा में गया, फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में गया। अभी जो आर्टरीज़ हैं आगे जाके, आर्टरीज़ में ऐसी छोटी छोटी वेसल्स निकलती हैं, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाके ये कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज कलेक्ट होके ब्लड वेसल बनाती हैं फिर। तो 2 बार हार्ट में से अगर पास हो रहा है तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन।
ब्लड किस फोर्स से ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और वेसल्स की वॉल पे वो ब्लड जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। तो ये आर्टरीज में ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर देन इन वेन्स, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इट फ्लोज विद अ pressure. The pressure of blood inside the artery during the ventricular systole contraction, जब contraction होता है जिसको ventricular systole बोलते हैं, systole ventricles जब contract करते हैं तो इसको बोला जाता है systolic pressure. And pressure in artery during ventricular diastole मतलब relaxation इसको बोला जाता है diastolic pressure. The normal systolic pressure is 120 mm of Hg. Hg means mercury. एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज़ 80 mm ऑफ Hg। तो जब ये मेजर किया जाता है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 आना चाहिए। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो डॉक्टर जिसे चेक करते हैं इसको बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, आर्ट्रियोल्स जो होती हैं उनका कंस्ट्रिक्शन होता है विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देती हैं तो ब्लड और ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी। इससे क्या हो सकती है, अंदर से आर्टरीज रप्चर हो सकती है, फट सकती हैं और ब्लड के और बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, दो तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आर्टरीज, वेन्स। आर्टरीज जो वेसल्स होती हैं वो हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और बॉडी की वेरियस ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र करती हैं। सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज जो हैं उनमें इलास्टिक थिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है तो आर्टरीज के अंदर थिक वॉल्स होती हैं। वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स से और वापस हार्ट तक लेके आती हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इनको ज़्यादा थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इस टाइम तक ब्लड में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ब्लड ज़्यादा प्रेशर से फ़्लो नहीं करता। बस ये है कि इनके अंदर वॉल्स होते हैं जिससे कि ब्लड वापस पीछे की तरफ फ़्लो नहीं करे, ब्लड आगे की तरफ ही फ़्लो करे इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ टुवर्ड्स द हार्ट। जब ये ऑन रीचिंग अ टिश्यू और ऑर्गन, जब ये किसी भी ऑर्गन या टिश्यू पे पहुंचती हैं ये आर्टरीज, तो ये आर्टरी वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, जिससे कि ये सारे इंडिविजुअल सेल है हर एक सेल के कांटेक्ट में आ सके। जो स्मॉलेस्ट वेसल है दैट हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो जो सबसे छोटी ये जो वेसल होती है जिसमें 1 सेल थिक होती है ये, इनको क्या बोला जाता है, कैपिलरीज। ये छोटी छोटी आर्टरीज छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, इनकी आगे छोटी छोटी एक तरह से ब्रांचेस निकल जाती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। कैपिलरीज की जो थिन वॉल्स होती है वहाँ से एक्सचेंज होता है ब्लड में और सेल के बीच में। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। उसके बाद कैपिलरीज वापस जुड़ के एक वेन्स बनाती हैं और ये जो वेन्स हैं ये वापस ब्लड को हार्ट तक ट्रांसफ़र करती हैं, ऑर्गन से आगे ले जाती हैं और हार्ट तक लेके जाती हैं। नेक्स्ट इज़ द मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स। अब बॉडी में कहीं लग जाती है, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, कभी हमें चोट लग जाती है तो वो ब्लड वेसल्स वहाँ से कट लग जाता है, उसमें वो टूट जाती है, ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। तब उसको लीक को, एक तरह से वो लीक हो गई है तो उसको कैसे रिपेयर करना होता है, उसका काम होता है ब्लड प्लेटलेट से। जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। अब वहाँ से जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसको कम करना होता है। इन एडिशन लीकेज शुड बी एट अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सिस्टम। ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं, थोड़ी देर में ब्लड वहाँ पे बंद कर देती है और एक प्लग कर देती है वहाँ पे, जिससे कि ब्लड में, हम बोलते हैं ना ब्लड में क्लॉटिंग हो गई और वहाँ पे इंजरी में
जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी होता है, जहाँ पे लगती है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है ब्लड का और ब्लीडिंग रुक जाती है। नेक्स्ट इज द लिम्फ। लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। ये भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, ये एक और तरह का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और ए टिश्यू फ्लूइड, इसको लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज हमने पढ़ी थी उनकी वॉल्स में कुछ पोर्स होते हैं। तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो एस्केप करके बाहर इंटरसेलुलर स्पेसेस में चली जाती हैं टिश्यूज़ की, टू फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड जिसको बोलते हैं लिम्फ। इसका मतलब ये ब्लड की कॉम्पोजिशन है। अगर ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं लिम्फ। ब्लड विदाउट आरबीसी इज कॉल्ड लिम्फ। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है यहाँ से ये सब बाहर निकल जाती हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, बस आरबीसी नहीं निकल पाती है, इसको लिम्फ बोला जाता है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन्स। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है, आरबीसी के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है, रेड ब्लड सेल्स के कारण, और इसमें कुछ प्रोटीन्स भी कम होते हैं। और ये जो लिम्फ है ये जाके लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाके गिरता है, फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस से ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाके कलेक्ट हो जाता है। फिर ये जॉइन होके बड़ी लिम्फ वेसल्स बनाती हैं और ये फाइनली बड़ी वेन्स में जाकर ओपन होती हैं। तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है वहाँ पे जो फैट डाइजेस्ट जो होता है, फैट एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्ट होने के बाद में, वो एब्जॉर्प्शन का काम लिम्फ करता है एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और वापस ब्लड में जाके इसको डाल देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। क्लोरोफिल तो लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। सॉइल इज़ द रिचेस्ट एंड द नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। ये सब सॉइल से मिलते हैं प्लांट्स को। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil। कौन सा पार्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में, रूट्स, तो ये रूट्स ये सब एब्जॉर्ब करती हैं। If the distances between soil contacting organs and the chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all the parts of the body. But if these distances become large because of the change in the body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situations. अगर रूट्स के पास ही ऐसी सेल्स है जहाँ तक वाटर को, मिनरल्स को पहुँचना है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू आराम से पहुँच जाएगी। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। जैसे रूट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर और मिनरल्स की, और जैसे लीफ में कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। पर वो भी अगर सिर्फ वो पास में होगी रूट के। अगर प्लांट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। एक प्रॉपर, मतलब हम कह सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए प्लांट के अंदर जो ट्रांसफ़र करेंगे आगे। तो ये सारा काम होता है, स्टेम ट्रांसफ़र करती है, ये हमें पता है, रूट से स्टेम लेके जाएगी। अब स्टेम के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। ये वाटर और मिनरल्स जो हैं रूट से जाइलम के थ्रू पहुंचता है ऊपर लीव्स तक, और ऐसे ही जब लीफ में फूड बन जाता है तो ये फूड वापस से पूरे प्लांट तक पहुंचाना होता है। तो ये फ्लोएम क्या करती है, ये फूड लेकर प्लांट के सारे पार्ट्स तक फूड को ट्रांसफ़र करती है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स चल नहीं सकते, और प्लांट्स के अंदर ज़्यादा डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एज अ रिज़ल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, तो उनकी एनर्जी नीड्स भी बहुत कम होती है क्योंकि डेड टिश्यूज़ ज़्यादा होती हैं। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उन पर स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ईजिली वर्क करता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं, तो बहुत
लंबा डिस्टेंस कैरी करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है, जिसमें वाटर और मिनरल्स मूव करते हैं, सॉइल से ट्रांसफर होकर ऊपर लीव्स तक जाते हैं। उसके बाद लीफ में जब फूड बन जाता है तो फ्लोएम इसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स where they are synthesized to other parts of the plant. Next is the transport of water. Transport of water xylem से होता है, xylem tissue. xylem के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? Vessels and tracheates of the roots. तो xylem के फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, अपने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, जिसमें वेसल्स और ट्रेकेट्स जो है ये कंडक्शन का काम कर रहे हैं। स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. At the root, cells in contact with the soil actively take up ions. रूट में जो सेल्स होते हैं जो सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं, वो कुछ आयंस या मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल. तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है रूट और सॉइल के बीच में. सो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स, जिससे क्या होता है, वाटर रूट्स के अंदर मूव करता है फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, इसलिए बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की तो अंदर की तरफ रूट के अंदर आ जाते हैं वो वाटर के साथ. दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स. इससे एक वाटर का एक कॉलम बन जाता है, जो कॉलम सीधा ऊपर की तरफ जाता है प्लांट्स के अंदर, रूट से ऊपर स्टेम में, और स्टेम से आगे लीव्स में ट्रांसफर होता है. हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन द प्लांट्स. तो बहुत ज़्यादा हाइट तक तो नहीं पहुंचा सकता, तो प्लांट्स यूज़ अनदर स्ट्रैटेजी. तो एक और स्ट्रैटेजी होती है जिससे वाटर बहुत ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है प्लांट्स पे, टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, provided that the plant has an adequate supply of water. अगर प्लांट को बहुत अच्छा वाटर सप्लाई मिल रही है and the water which is lost through the stomata is replaced by water through the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant, it is called transpiration. तो ये ट्रांसपिरेशन बहुत हेल्प करता है. कैसे? जैसे कि वाटर ऊपर तक पहुंचा, यहाँ पे टॉप पार्ट तक, लीफ तक, यहाँ तक पहुंच गया. अब यहाँ से ऊपर वाटर बाहर निकल रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो एक सक्शन पुल डेवलप हो जाता है. जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आता है. तो इसी तरह से यहाँ से एक सक्शन पम्प डेवलप हो जाता है स्ट्रॉ की तरह ही. जब ऊपर से वाटर ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल रहा है, लीफ से बाहर जा रहा है, तो नीचे से जो वाटर है वो रूट से एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ पहुंच जाती है. तो इस तरह से सक्शन पुल से वाटर ऊपर की तरफ आता है. thus the transpiration helps in the absorption and the upward movement of the water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in the temperature regulation. इससे temperature भी regulate होता है, cool down हो जाता है temperature plants का. The effect of root pressure and transport of water is more important at night. During the day when the stomata are open, the transpiration pulls become the major driving force. क्योंकि डे टाइम में तो क्या है, सनलाइट के कारण ट्रांसपिरेशन होता रहता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल एक मेजर फैक्टर होता है जिसके कारण कि वाटर ऊपर जाइलम में जाता रहता है. और नाइट टाइम में जो रूट प्रेशर होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नाइट टाइम में सनलाइट नहीं आती है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता, तो वहाँ पे रूट प्रेशर का रोल होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. अब फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से.
This is phloem. How the products of metabolic processes, particularly photosynthesis में जो फूड बना है वो अब लीफ पूरे प्लांट तक पहुंचाएगी, क्योंकि पूरे प्लांट को फूड चाहिए होता है, रूट को भी चाहिए होता है, स्टेम को चाहिए होता है, हर पार्ट को चाहिए होता है, तो लीफ से अब ये फूड जाता है. एंड दैट दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज नोन एज द फ्लोएम. Besides the products of photosynthesis, the phloem transports amino acids. Amino acids और दूसरे substances भी phloem transfer करता है. These substances are specially delivered to the storage organs of the roots. तो ये food कहाँ कहाँ तक जाता है? Roots, fruits, seeds और plant के जितने भी growing parts हैं वहाँ तक ये food पहुँचता है. The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward directions. अब फ्लोएम में हमने पढ़ा है फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से जो सीव ट्यूब्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड के ट्रांसलोकेशन में, क्योंकि इसके साथ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स होते हैं जिससे कि ये फूड है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों में ट्रांसफ़र होता है. अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which can be highly explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. एनर्जी के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है, फूड आगे ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी चाहिए होती है यहाँ पे. तो मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम. जैसे कि सुक्रोज है, इसको फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र किया जाता है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. इससे क्या होता है, टिश्यूज़ की osmotic pressure बढ़ जाता है और फिर वहाँ पे water move करता है अंदर. This pressure moves the material in the phloem. तो इस pressure के कारण क्या है, जो food है वो phloem tissues के अंदर आती है which have less pressure. So this explains the phloem. This allows the phloem to move material according to the plant needs. Plant की need के according फिर phloem material को transport करती है. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. क्योंकि spring season में growth ज़्यादा होता है, नई leaves आती हैं, ज़्यादा growth होता है, तो उस टाइम पे जो stored root sugar जो store हुई है root और stem में वो जो बड्स हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट की जाती है जिससे उसे एनर्जी मिल सके ग्रोथ के लिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर. इन द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू विद एक्सक्रीशन. So if you like the video, then like it, share it with your friends and subscribe the channel, and please press the bell button. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.